हाँ जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में फर्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस डिस्कस्ड वाज लॉन्ग टर्म डेट। पहले हम इररिडीमेबल डिबेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इररिडीमेबल डिबेंचर्स, हाँ जी, प्यार से लिखेंगे। पहला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला, हाँ जी, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स बाय एनपी। अब इंटरेस्ट के बारे में आप जानते हैं, इट इज इंटरेस्ट वैल्यू। टी मतलब टैक्स रेट। एनपी का मतलब इन केस ऑफ न्यू इशू क्या रहेगा? टैक्स रेट। टी मतलब टैक्स रेट। एनपी इन केस ऑफ न्यू इशू आपके पास मतलब क्या रहेगा? फेस वैल्यू में आप प्लस माइनस करते हैं प्रीमियम या डिस्काउंट, तो आपके पास आएगा इशू प्राइस। इशू प्राइस में से माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रोसीड्स। ठीक, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। राइट, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इशू प्राइस। अगर ये परसेंटेज है तो ये इशू प्राइस का परसेंटेज होगा। एनपी इन केस ऑफ existing security, it is current market price, current market price। हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास कॉस्ट ऑफ रीडीमेबल डिबेंचर्स। और जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का नाम है अप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। हाँ जी, यहां पर फॉर्मूला इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन अपॉन आरबी प्लस एनपी का एवरेज। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स अकॉर्डिंग टू वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है जी, तो यहां पर एनपी का वही मतलब रहेगा, टी मतलब टैक्स रेट, आरबी मतलब रिडीमेबल वैल्यू। अच्छा, रिडीमेबल डिबेंचर्स का एक एक्यूरेट रिजल्ट जो देता है वो कॉन्सेप्ट है यील्ड टू मैच्योरिटी, जो फिलहाल एटलीस्ट क्लासेस कवर करते वक्त आपके लिए अभी पेंडिंग टॉपिक चल रहा है, बट बाय द एंड वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है। अब यहीं पर हम लिंक कर देते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में हमने आरवी सिलेक्शन का सीखा था। हाउ इज रिडम्पशन वैल्यू, जिसको हम प्यार से आरवी बोलते हैं, दैट इज सिलेक्टेड। आरवी इज हायर ऑफ टू ऑप्शंस, जिसमें ऑप्शन 1 रहेगा कैश रिडम्पशन, पढ़ा हुआ है हमने, एक क्वेश्चन किया हुआ है जी इसका, और ऑप्शन 2 रहेगा, ये कन्वर्ट किस में होते हैं? इक्विटी शेयर्स में। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड, इक्विटी शेयर्स एट टाइम ऑफ रिडम्पशन।
ऑप्शन 2 इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट टाइम ऑफ रिडम्पशन। मान लीजिए एक डिबेंचर के बदले 10 इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड है, तो 10 इक्विटी शेयर्स की उस वक्त मेच्योरिटी के टाइम पर क्या मार्केट वैल्यू होगी, वो यहाँ पर रखा जाएगा 10 इक्विटी शेयर्स के मिलाकर। देयर इज ओनली वन एंड वन क्वेश्चन इन आवर बुक, प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसको। बट हैविंग सेड दैट, एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी है जो कि अभी हमारा पेंडिंग चल रहा है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट, हमने इसी डिबेंचर वाले पॉइंट में ही एक बॉन्ड्स की इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है। नाउ देन अगेन, जो वो बॉन्ड्स की वैल्यूएशन है दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, उसका कोई लेना देना नहीं है कॉस्ट टू कंपनी से। तो थोड़ा सा अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट आईसीए ने अपने मॉड्यूल में इसे रखा हुआ है, तो हम भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज सिंपली वैल्यू ऑफ बॉन्ड? वैल्यू ऑफ बॉन्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, it is simply sum of present value of all cash inflows expected by investor. अब कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट प्लस उसकी जो प्रिंसिपल रीपेमेंट रहेगी, जो भी उसको रिडम्पशन की जाएगी, प्रिंसिपल रीपेमेंट कह लीजिए उसे। ठीक है जी, तो अलग अलग टाइम पर जो भी कैश फ्लोज इन्वेस्टर को जाएंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन टाइम जीरो, वो सब सम करके हमारे पास आ जाएगा दी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एज ऑन टाइम जीरो। इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल मार्केट वैल्यू। चलिए जी, नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है अब प्रेफरेंस शेयर्स का। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ जी, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय एनपी, सिंपल है ये तो। एंड बाय द वे, जहां पर भी देखिए हमारे पास एनपी की जगह हम कई बार करंट मार्केट प्राइस रखते हैं। कब रखते हैं? व्हेन इट इज अ केस ऑफ कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इशू। तो अगर डिबेंचर्स हैं तो वो एक्स इंटरेस्ट चलेंगे, और अगर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, तो करंट मार्केट प्राइस के टाइम पर हमें क्या रखना है? एक्स डिविडेंड प्राइस। तो लिख लीजिए एनपी का यहाँ पर मतलब क्या रहेगा? इफ इट इज एग्जिस्टिंग इशू, it is current market price x dividend। और अगर ये न्यू इशू है, न्यू इशू के केस में एनपी का क्या मतलब रहेगा? सिंपली वही इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है जी, चलिए कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरपी माइनस एनपी अपॉन एन, और फिर आरवी और एनपी का एवरेज। हाँ जी, और नेट मार्केट प्राइस चल रहा हो 95 का जी, तो माइनस 95 करेंगे। हाँ जी। आप लाइफ गिवन है, लाइफ गिवन नहीं है तो इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, डन। चलिए लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी नाउ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो नाम है उसको ऐसे भी बोला जा सकता है रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड इट इज सिंबलाइज्ड एज केई। इसके अलग अलग मॉडल्स हैं। सबसे पहले मॉडल ए, डिविडेंड प्राइस अप्रोच।
डिविडेंड प्राइस अप्रोच। हाँ जी, सिंपली इट इज डी बाय एनपी। नेक्स्ट, ग्रोथ अप्रोच। ग्रोथ अप्रोच का एक और नाम भी था गॉर्डन्स मॉडल। इसका फॉर्मूला D1 बाय NP प्लस G, वेयर D1 इज इक्वल टू D0 पर एक बार का ग्रोथ रेट। D1 को लेकर वर्डिंग्स कैसे यूज की जाएंगी? नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड या डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर। वेराज D0 को लेकर वर्डिंग्स कैसे यूज की जाएंगी? डिविडेंड जस्ट पेड या डिविडेंड पेड लास्ट ईयर। ठीक, अब ग्रोथ रेट अगर क्वेश्चन ने दिया, अच्छी बात। इफ इट इज नॉट गिवन, एक तो तरीका है ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने का, B इंटू आर से, वेयर B इज रिटेंशन रेशो एंड R इज रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और एक दूसरा तरीका भी है, एवरेज मेथड। डिविडेंड जस्ट पेड इज डिविडेंड पेड एनी ईयर्स अगो, और फिर एनी ईयर्स का ग्रोथ रेट लगा हुआ है। एंड यहां पर टेक हेल्प फ्रॉम FVIF डेटा। नीलम, कल वो क्वेश्चन हो गया था जो आप मुझसे, नीलम नहीं है, सॉरी नीलम नहीं आई आज, एक क्वेश्चन था। ठीक है जी, हाँ जी, 2 मॉडल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट मॉडल, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, एज द नेम सजेस्ट, इट इज अर्निंग बाय प्राइस, EPS अपॉन NP। EPS अपॉन NP, अर्निंग पर शेयर। या तो देखिए, अगर मेरा न्यूमरेटर 1 शेयर का है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर भी 1 शेयर का, अदरवाइज इसको अल्टरनेटिव और भी क्या हो सकता है? टोटल इशू की बात कीजिए तो हम बोलेंगे अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स ऑफ द होल इशू। और हमें मालूम है नेट प्रोसीड्स में कई बार हम एग्जिस्टिंग इशू के केस में हम क्या रखते हैं? करंट मार्केट प्राइस। तो क्या आ जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कभी कभार बोल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस दैट KE इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? MPS अपॉन EPS। देखिए, NP में कई बार हम करंट मार्केट प्राइस भी रखते थे, मार्केट प्राइस पर शेयर। सो इफ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल KE क्या बन रहा है हमारे पास? EPS अपॉन MPS, हेंस वो रेसिप्रोकल ऑफ PE रेशियो बनता है, राइट? हाँ जी, यस, PE रेशियो का फॉर्मूला इज MPS अपॉन EPS। चलिए जी, एक और मॉडल है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, वो अब अभी आपकी पेंडिंग चल रही है, बट लास्ट में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल KE is equal to risk free rate plus beta RM minus RF, where RF मतलब risk free rate, बीटा मतलब एक सेंसिटिविटी इंडेक्स होता है या वॉलेटिलिटी इंडेक्स बोल सकते हैं। मेनली मैं आपसे बात करना चाहती हूँ RM की। व्हाट डू यू मीन बाय RM? रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट प्रीमियम नहीं, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, ये प्रीमियम है RM माइनस RF, इट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम।
तो कई बार क्वेश्चन आपको मार्केट रिस्क प्रीमियम बोल के डायरेक्टली बता देगा इट इज 8%, मतलब RM माइनस RF इज 8%। कई बार क्वेश्चन बोलेगा आर रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 8%, मतलब ओनली RM इज 8%। तो केयरफुल रहिएगा इस चीज को लेकर। ठीक है जी, डन है। अच्छा, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा था? कॉन्सेप्ट नंबर 7, नो कॉन्सेप्ट नंबर 8। नेक्स्ट, cost of retained earnings symbolized as KS. It is KE 1 minus personal tax rate 1 minus brokerage rate. TP मतलब personal tax rate, जिसको ऐसे भी बोला जा सकता है rate of tax on in hands of shareholder, पर्सनल इनकम टैक्स रेट। तो अगर क्वेश्चन आपको एक इनकम टैक्स रेट, खाली इनकम टैक्स रेट वर्ड बोल रहा है, मतलब वो कॉर्पोरेट होगा। ये पर्सनल टैक्स रेट बनाने के लिए वो वर्डिंग्स का इस्तेमाल करेगा, पर्सनल इनकम टैक्स रेट या टैक्स रेट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अच्छा, केई यूज करते वक्त स्पेशली इफ वी आर फॉलोइंग फॉर्मूला गॉर्डन्स वाला या कोई भी डिविडेंड प्राइस वाला कोई भी फॉर्मूला है, प्लीज मेक श्योर दैट करंट मार्केट प्राइस is used as NP। अगर आपकी एक ही क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी पूछा गया है और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी है न्यू शेयर्स के हिसाब से, तो ऑब्वियसली न्यू शेयर्स का एनपी जो आता है सो आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो जो कैलकुलेट करोगे सो करोगे। बट उसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप केएस के फॉर्मूला में नहीं रख पाओगे। केएस का फॉर्मूला में केई रखने के लिए हमको उसको एक रिवाइज्ड केई कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका काम होगा सिर्फ केएस के फॉर्मूला में जाके फिट हो जाना। ठीक है जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको मार्केट प्राइस गिवन है? नहीं गिवन है। 100 रुपया फेस वैल्यू है, फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, तो आप वो फेस वैल्यू पे नो अदर डेटा इज गिवन देन फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब इशू प्राइस। हम बोल रहे हैं फेस वैल्यू विल बी द इशू प्राइस ओनली, तो वहां वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए है। बट फिर यहाँ पे कैसे होगा कि नहीं, करंट मार्केट प्राइस हैज टू बी गिवन, अदरवाइज केएस वोंट बी कैलकुलेटेड। या आप ये मान के चलेंगे कि आप जो फेस वैल्यू है जो आप 100 ले रहे थे उसी को ही करंट मार्केट वैल्यू मानेंगे। मेन आइडिया इज केएस की कैलकुलेशन में फ्लोटेशन कॉस्ट हैज नो रोल एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल एक्सट्रीम लैक ऑफ डेटा हो जाएगा विच इज नॉट एक्सपेक्टेड। हाँ जी, नहीं बताइए। ब्रोकर, हाँ जी, ये ब्रोकरेज है कि जब एक शेयर होल्डर अगर वो रिटेन ना करवाता, मतलब वो डिविडेंड ले लेता, उस डिविडेंड को कहीं पर इन्वेस्ट करता, सिक्योरिटीज खरीदता, वो सिक्योरिटीज खरीदते वक्त तो उसको ब्रोकरेज रेट देना पड़ता, वो यहाँ पर आ जाए, क्वेश्चन में बताया जाएगा डेफिनेटली। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास इंडिविजुअल सोर्सेस की डिस्कशन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम या तो बुक वैल्यू वेट्स कंसीडर करें या तो मार्केट वैल्यू वेट्स। एक बारी बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स। हाँ जी, बुक वैल्यू वेट्स पिक करने में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी अ गिवन थिंग। अच्छा, मार्केट वैल्यू वेट्स में हमें सिर्फ ध्यान किस बात का रखें? यस, दैट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी has to be split into equity share capital component and retained earnings component। और कैसे स्प्लिट करेंगे आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को इन दोनों कंपोनेंट्स में? इन रेशियो ऑफ देयर बुक वैल्यूज। और ये स्टेप बहुत जरूरी हो जाता है
जब आपके पास केई और केएस अलग अलग चलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स अलग अलग चल रहे हैं, तो हमको चाहिए इक्विटी कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स के अलग अलग से मार्केट वैल्यू। सो जो भी क्वेश्चन आपको बताएगा कि एक इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू है मान लीजिए 500, दैट 500 इज कैप्चरिंग कैपिटल एज वेल एज रिटेन अर्निंग्स कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट। कोई क्वेश्चन आपको स्प्लिट करने को नहीं बोलेगा। हैविंग सेड दैट, अगर किसी क्वेश्चन में केई और केएस बिल्कुल बराबर है, तो जब हम WACC का टेबल बनाते हैं उसमें दोनों को सेपरेटली आइडेंटिफाई करने की बजाय सिंपली आप लिखिए इक्विटी और कंबाइंड मार्केट वैल्यू लिख दीजिए, और एक जो भी केई आया हुआ है वही केएससी है उसको लिख दीजिए, तो भी आपका आंसर सेम ही आता है बिना स्प्लिट। राइट है जी। अच्छा, अब जहां पे भी हम ऐसे कंबाइंड वाला क्वेश्चन करते हैं, WACC का क्वेश्चन करते हैं, हमेशा कंफ्यूजन आ जाती है एमपी सिलेक्शन को लेकर। एमपी सिलेक्शन को लेकर हमेशा मैंने आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट डिस्कस करवाई हुई है, दैट ये हमारे पास एक तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह लीजिए, दैट प्रायोरिटी लिस्ट किस चीज की, फॉर इशू प्राइस, नॉट एमपी मेनली, वैसे तो इशू प्राइस सिलेक्शन, ये कोई भी सोर्स हो सकता है। पहली प्रायोरिटी लिस्ट, अगर तो क्वेश्चन सामने से ही इशू प्राइस बता दे, इशू प्राइस इज गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन खुद ही डिटेल बता रहा है। अगर क्वेश्चन ये इंडिकेट कर रहा है न्यू सिक्योरिटी इज बीइंग इशूड, बट किस प्राइस पर इट इज बीइंग इशूड, लुक फॉर मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग इशू। मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग इशू। और अगर ये भी गिवन नहीं है तो हम बोलते हैं इशूड एट पार, इशूड एट फेस वैल्यू, इशूड एट फेस वैल्यू। ये ऑब्वियसली इशू प्राइस है, मैं बार बार बोलूंगी, एनपी पर आना है इशू प्राइस से, तो अगेन क्या करना है, चाहे हमने प्रायोरिटी ए सेलेक्ट की या बी या सी, तो हमको फ्लोटेशन कॉस्ट तो माइनस करवानी ही करवानी। ठीक है जी, राइट। एंड हमने लास्ट में कॉन्सेप्ट कौन सा डिस्कस किया है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसकी डेफिनेशन ही इंक्रीमेंटली जो हम पैसा रेज कर रहे हैं उसकी अपनी कॉस्ट क्या हो। नाउ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन की वर्डिंग्स होती है कि एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दे दिया और वो बोल दिया दैट इज ऑप्टिमम, यानी कि जो वो रेशो गिवन है उसी रेशो में नया पैसा आएगा, या क्वेश्चन सामने से एक रेशो बता के चलेगा, दैट मींस एटलीस्ट फॉर दिस टॉपिक देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू वेट्स, जो वो वेट्स है क्वेश्चन में इंडिकेट करके चलता ही चलता है। अच्छा, जहां पर भी इन्होंने बोल दिया सम ऑफ द इक्विटी हैज टू बी रेज्ड, हमें पता है retained earnings under the name of equity will be exhausted first, will be used first in name of equity, in name of equity, full stop. Only then, only then, only after that कह लीजिए, only once retained earnings is exhausted, retained earnings is exhausted, new equity shares will be issued, new equity shares will be issued. ठीक है जी, right? So this was all about discussion of cost of capital.